अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। इसराइल का फ़लस्तीनियों पर दूसरा सबसे भयानक हमला। जबालिया पनाह गज़ीन कैंप को अब बनाया निशाना। कम से कम 400 फ़लस्तीनियों के जाँ बहक होने की इत्तलात। गजा में दाखिल होने पर जगह जगह इसराइली फोर्स को हो रहा है मौत का सामना। हमास जंगजुओं ने 24 घंटों में 15 इसराइली फौजियों को किया हलाक। ईरान की सुप्रीम लीडर की मुस्लिम मुल्कों से इसराइल से रिश्ता तोड़ लेने का मुतालबा। जॉर्डन ने इसराइल से वापस बुलाया सफीर। बोलिविया, चिली और कोलंबिया ने तोड़ा इसराइल से रिश्ता। शराब घोटाला केस में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे केजरीवाल। मध्य प्रदेश हुए रवाना, इंतखाबी मुहिम में करेंगे शिरकत। नोटिस वापस लेने का भी किया मुतालबा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाया अपोजिशन लीडरों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम। कहा, 2024 इलेक्शन से पहले सभी अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार करने का बनाया गया है मंसूबा। और राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। लेडी योगी के नाम से मशहूर साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस में हुई शामिल। अजमेर नॉर्थ से लड़ सकती हैं इलेक्शन। ये थे हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इसराइल के जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर दूसरे बड़े हमले में करीब 400 फ़लस्तीनियों के जाँ बहक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं, जबकि इंटरनेट सर्विस सस्पेंड होने से गजा से दुनिया का राब्ता फिर कट गया है। तफसीलात के मुताबिक गजा में इसराइली जारहियत का सिलसिला 27वें रोज भी जारी है। फ़िज़ाई बमबारी के साथ साथ ज़मीनी हमले में भी तेजी आ गई है। दहशतगर्द सियोनी फौज ने जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया, जिससे रही सही इमारतें भी तबाह हो गई और मजीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। रात के हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी थीं और मलबे से लाशें निकाली जा रही थीं। जख्मियों को ढूंढा जा रहा था कि इसराइली तैयारों ने एक बार फिर निहत्थे फ़लस्तीनियों को निशाना बना डाला। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 9000 के करीब पहुंच चुकी है, जिनमें 3600 से ज़ायद बच्चे और 2500 ख़वातीन शामिल हैं, जबकि 2000 अफराद अब भी तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी हैं। एक ऐसे वक्त में जब इसराइल ने गजा में अपनी ज़मीनी कार्रवाई का दायरा वसी कर दिया है, इसराइली फ़ौज ने एतराफ़ किया है कि जारिया लड़ाइयों में उसके 15 फ़ौजी मारे गए हैं। इसराइली फ़ौज के मुताबिक गजा की पट्टी में मंगल से जारी फ़ौजी कार्रवाई में 15 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने कल बुध को ऐलान किया था कि उसने एक इसराइली फुट फोर्स को हैरान कुन धचका दिया है। अल-क़स्साम ने टेलीग्राम पर वजाहत की कि उसने 3 इसराइली फ़ौजियों को 0 पॉइंट से मार डाला। अल-क़स्साम ने यह भी इत्तला दी कि उसने गजा के नॉर्थ वेस्ट में एक इसराइली कमांड सेंटर पर मार्टर गोलों से बमबारी की। बाद में ऐलान किया कि उसने शहरियों के खिलाफ कत्लेआम के जवाब में तल अवीव पर बमबारी की है। हमास के पॉलिट ब्यूरो के चीफ इस्माइल हनिया ने कहा है कि गजा में हमास की क़ैद में मौजूद यरग़मालियों को भी फ़लस्तीनियों की तरह मौत और तबाही का सामना है। उन्होंने अपने रिकॉर्ड शुदा वीडियो पैगाम में कहा कि हमने मुसालहतकारों से ये बात ज़ोर देकर कही है कि वो कत्लेआम को रुकवाएं। उन्होंने मगरबी अक़वाम से मुतालबा किया कि वो गजा में इसराइली वहशत और मौत के खेल के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज और मुज़ाहरे जारी रखें, ताकि फ़ैसला साज हलक़ों पर दबाव बढ़ाया जा सके। क़ब्ल अज़ीं हमास के अस्करी विंग की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि जबालिया पनाह गज़ीन कैंप पर इसराइल की बमबारी में 7 यरग़माली भी यानी होस्टेजेस भी मारे गए हैं, जिनमें 3 के पास गैर मुल्की पासपोर्ट थे।
अपनी हठधर्मी का मुजाहरा करते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने फिर कहा है कि ये जंग तवील होगी। नेतन्याहू ने ज़ेर मुहासरा गजा की पट्टी में मज़ीद 9 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत के बाद वीडियो पैगाम जारी किया है। पैगाम में उन्होंने कहा कि गजा में हमने बहुत अहम कामयाबियां हासिल की हैं, लेकिन इसके साथ साथ तकलीफ देह नुकसान भी उठाए हैं। जब तक हमें फतह हासिल नहीं हो जाती, गजा जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू ने कहा कि ये एक मुश्किल जंग है और तवील अरसे तक चलेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने मुसलमान मुल्कों पर जोर दिया है कि वह हमास के मौलिक हमलों के बाद गजा पर इसराइली बमबारी के जवाब में तेल अवीव के साथ तेल के एक्सपोर्ट समेत तमाम तरह का बिजनेस रोक दें। ख़ामनेई ने तेहरान में तलबा के एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामी हुकूमतों को उन जराइम को तेज़ी से ख़त्म करने पर जोर देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के साथ इक़्तिसादी ताउन नहीं करना चाहिए। उन्होंने तेल और खुराक की बरामदात पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया। ख़ामनेई ने बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका का नाम लेते हुए उन मगरबी हुकूमतों पर तनकीद की जो उनके अल्फाज में फ़लस्तीन के खिलाफ खड़ी हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक जॉर्डन ने इसराइल से अपना सफ़ीर बुलाने का ऐलान कर दिया है, जबकि बोलिविया ने गजा पट्टी पर फ़ौजी कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ लिया है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर अयमन सफ़ादी ने सफ़ीर वापस बुलाने की तस्दीक भी करी है और कहा है कि गजा पर बमबारी रोकने और इंसानी बहरान के खात्मे की सूरत में ही सफ़ीर वापस तेल अवीव भेजेंगे। अयमन सफ़ावी ने कहा कि इस इक़दाम का मकसद गजा पर इसराइली बमबारी की मज़म्मत और इसे मुस्तरद करना है, जिसकी वजह से हज़ारों मासूम शहरी अपनी जानें गंवा चुके हैं और एक बड़े इंसानी बहरान का सामना है। उधर इतलात के मुताबिक बोलिविया ने कहा है कि वह गजा पर जारी हमलों के जवाब में इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर रहा है। बोलिविया के फ़ौरन बाद चिली और कोलंबिया ने भी ऐलान किया है कि वह इसराइल से अपने सफ़ीरों को वापस बुला लेंगे। दोनों ममालिक ने गाज़िब इसराइली इक़दामात को इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। चंद दिन पहले फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ शदीद इसराइली बमबारी पर सियोनी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के बाद फॉरेन स्टार एंजेलिना जोली ने गजा की पट्टी के मकीनों के साथ होने वाली ज़्यादतियों की मजम्मत करते हुए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिर पोस्ट किया और इस मरतबा जबालिया महाजर कैंप के कत्लेआम की तस्वीर भी शेयर की। इसराइली हमले के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही के अलावा सैकड़ों शहरी मारे गए हैं। उन्होंने लिखा कि ये एक महसूर आबादी पर जानबूझकर बमबारी है जिसमें भागने की जगह नहीं है। गजा तकरीबन 2 दहाइयों से एक खुली जेल है और तेज़ी से इज्तिमाई खबर बनता जा रहा है। एंजेलिना जोली ने मजीद लिखा कि मरने वालों में 40% मासूम बच्चे हैं और पूरे ख़ानदान मारे जा रहे हैं, जबकि वो दुनिया भर की हुकूमतों के ताउन की तरफ देख रहे हैं। लाखों फ़लस्तीनी शहरी, जिनमें बच्चे, ख़वातीन और ख़ानदान शामिल हैं, इज्तिमाई तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, जबकि वो खुराक, अद्वियात और इंसानी इमदाद से महरूम हैं, जो कि बैनुल-अक़वामी कानून की मुनाफी है। कतर की सालसी में मिस्र, हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के तहत ज़ख्मी फ़लस्तीनियों के मिस्र में इलाज और दोहरी शहरियत रखने वालों के गजा से इनक़ला के लिए रफ़ा क्रॉसिंग बॉर्डर को महदूद पैमाने पर खोल दिया गया। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक गजा से इनक़ला के वाहिद रास्ते रफ़ा क्रॉसिंग 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से बंद कर दिया गया था, जिसके बाद दुनिया भर से आने वाली इमदाद और गजा से इनक़ला के ख्वाहिशमंद शहरी सरहद पर फंस गए थे। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़।
रिश्वत लेकर पार्लियामेंट में सवाल पूछने के इल्जामात में घिरी तृणमूल कांग्रेस की एमपी महुआ मोइत्रा को आज 2 नवंबर को इस मामले में पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई है। टीएमसी रुकने पार्लियामेंट ने तस्लीम किया है कि उन्होंने बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी को अपनी पार्लियामेंट्री आईडी इस्तेमाल करने के लिए दिया था। हालांकि उन्होंने रुपए लेकर सवाल पूछने के इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद किया है। इस दरमियान एथिक्स कमेटी के सामने जाने का उनका जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि वो 3 बैग्स लेकर पहुंची है। दिल्ली शराब घोटाला केस की आंच सीएम केजरीवाल तक पहुंच चुकी है। आज उन्हें ईडी के सामने पेश होना था ताकि ईडी के ओहदेदार उनसे सवाल व जवाब कर सके, लेकिन ज़राए के मुताबिक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए, बल्कि उन्होंने मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम में शिरकत की है। इससे पहले उन्होंने ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले ये बात कही थी कि पूछताछ के लिए ईडी की जानिब से भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और सियासत से मुतासिर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। उसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 रियासतों में होने वाले इलेक्शन की तशहीरी मुहिम में हिस्सा न ले सकूं। नोटिस को फौरी वापस लेने का भी केजरीवाल ने मुतालबा किया। आम आदमी पार्टी एमएलए सौरभ भारद्वाज ने केजरीवाल को ईडी की नोटिस पर वीडियो जारी करते हुए कहा कि हर रोज बीजेपी के बड़े घोटाले की खबर आती है, लेकिन ईडी किसी बीजेपी के एमपी और सीएम वो मिनिस्टर के यहाँ क्यों नहीं जाते। देखिए, अंग्रेजों के ज़माने में भी जो पुलिस हुआ करती थी उसको भी कोर्ट से सर्च वारंट चाहिए होता था, क्योंकि अंग्रेज तक ये मानते थे कि अगर आप पुलिस को, एजेंसी को किसी के घर में घुस के छापा मारने की ताकत दे देंगे फिर तो जो है अफरा तफरी मच जाएगी, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। मगर आज ईडी को कोई वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अफसर खुद तय करते हैं कि उनको किसके यहाँ जाना है। और क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि भारत के अंदर ज़्यादातर राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, इनके मंत्री हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, ईडी सीबीआई इनके यहाँ छापे नहीं मारती। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कानून अपना काम कर रहा है, ईडी स्वायत्त है। अरे भाई, स्वायत्त है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के घर कब जाएगी ईडी? इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्टें छप रही हैं, इंटरनेशनल मीडिया के अंदर छप रहा है, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, इनकी जांच ईडी कब करेगी? सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन लीडर्स को चुप कराने की एक साजिश है। 2024 से पहले ये तय किया हुआ है कि जितनी भी बड़ी बड़ी मुखर आवाज़ें हैं अपोजिशन की, उनको जेल में डाला जाएगा और इसी सूरत में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी का 2024 में जाना लोगों ने तय किया हुआ है। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुल्क भर में अपोजिशन लीडरों के खिलाफ मरकजी एजेंसियों की लगातार कार्रवाइयों को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकज़ी हुकूमत सेंट्रल एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। मीडिया से बात करते हुए ममता ने कहा कि बीजेपी की क़यादत वाली मोदी सरकार 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले सभी अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है ताकि मुल्क में अपने लिए वोट ले सके। उन्होंने अपोजिशन लीडरों को एप्पल से मिले सिक्योरिटी अलर्ट का भी जिक्र किया, जिसमें वार्निंग दी गई है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकर्स उनके आईफोन को निशाना बना सकते हैं। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साबिक बीजेपी लीडर साध्वी अनादि सरस्वती ने सीएम अशोक गहलोत और स्टेट इंचार्ज सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। उनका असली नाम ममता कालानी है और ये सिंधी समाज से आती हैं। बताया जा रहा है कि कांग्रेस साध्वी अनादि को अजमेर नॉर्थ सीट पर बीजेपी के मिनिस्टर वासुदेव देवनानी के मुकाबले मैदान में उतार सकती है। साध्वी अनादि सरस्वती को राजस्थान की लेडी योगी के नाम से भी जाना जाता है। वो रियासत के सियासत में अच्छी पकड़ रखने वाली लीडर मानी जाती हैं। कांग्रेस में लेडी योगी का शामिल होना बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बंधु, आपके अंदर विराजमान मेरे ईश्वर को मैं प्रणाम करती हूँ। आज हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी दिन है और जिस विषय पे हम काम कर रहे हैं उस विषय को मैं बताना चाहूंगी, गहलोत साहब ने वास्तव में करने में नहीं, करने में विश्वास किया है, कहने में नहीं। कुछ लोग हैं जो कहने के धनी हैं, हम कहने के भी धनी हैं
और करने के भी धनी हैं। काम बोलता है। आदमी को कहते हैं ना कि परिचय की आवश्यकता नहीं पड़ती यदि आदमी का काम और कर्म मजबूत होते हैं। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं अमर शहीद हेमू कालानी के परिवार से हूँ। वो मेरे दादा थे। मानव मात्र की सेवा, जीव मात्र की सेवा, मंच की दरकार नहीं है। मंच कोई सा भी हो, काम करना है। काम के लिए कहीं भी हमको सम्मानजनक तरीके से जब बुलाया जाता है तो मुझे लगता है कि हमें इसी बात को तवज्जो देनी चाहिए। और मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे मुख्यमंत्री साहब का कि जिन्होंने इस बात को ध्यान में रखते हुए मुझे ससम्मान इस परिवार में जोड़ा। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने बीजेपी लीडरों पर दोगलापन करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी लीडर्स के बच्चे खुद फॉरेन में पढ़ते हैं, लेकिन ये नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। इन लोगों को परेशानी क्या है कि गहलोत साहब ने अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल दिए तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जिनके अपने बच्चे लंदन और न्यूयॉर्क में पढ़ते हैं और ट्विटर पे फोटो डालते हैं कि देखिए मेरी बेटी वहां से पढ़कर आई या वहां पढ़ने जा रहा है बेटा, लेकिन एक मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी का बच्चा कहीं अंग्रेजी में बात करने लग जाए राजस्थान का, इनसे मुकाबला करने लग जाए, इनकी आंखों में आंखें डाल के इनसे सवाल पूछने लग जाए तो नहीं आपत्ति। बुला लीजिए अपने बच्चों को पहले लंदन और न्यूयॉर्क से, फिर बात करिए अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के खिलाफ। ढोंग देखिए, ये दोगलापन देखिए। मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे लंदन में, लेकिन मेरे घर में जो काम करता है उसका बच्चा मजाल है कि किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में चला गया। ये क्रांति जो गहलोत साहब लाए, जो कांग्रेस की सरकार यहां लाई राजस्थान में, मुझे लगता है वो क्रांति सब गारंटियों से ऊपर है। पूरा देश बात कर रहा है। 98 लाख परिवार अपने बच्चों को जिन अंग्रेजी स्कूल, मीडियम स्कूल में भेजने लगे, सोचिए कि सामाजिक दृष्टि से एक नया बैलेंस बन रहा है। जो निशक्त माने जाते हैं उनको शक्ति दी जा रही है, उनकी अगली पीढ़ी को शक्ति दी जा रही है। जब अगली पीढ़ी तक को शक्ति देने की बात हो जाए, ऐसी सरकार को फिर से आना होगा। तवे पे जब रोटी होती है, जल्दी पलट दो तो वो कच्ची रह जाती। अभी रोटी पलटने का समय नहीं है, अभी रोटी को और पकना है। ये सरकार 5 साल फिर से दोहरानी है ताकि मेरे और आपके जैसे हमारे घर में जो काम करते हैं, जो ठेला चलाते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ सकें। मैं आज सिर्फ एक गारंटी की बात करूंगा क्योंकि ये गारंटी मुझे भावुक कर देती है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरा हूं जहां 2 वक्त की रोटी न भी हो तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाया। उसका नतीजा हम तीनों भाई बहनों को मिला। ऐसे अगली पीढ़ी में निवेश किया जाता है। तो गहलोत सरकार ने अगली पीढ़ी में निवेश किया है, उसके जवाब में आपको इसी पार्टी में फिर से निवेश करना है ताकि रोटी पूरी पके। और वो लोग जिनको आपत्ति है अंग्रेजी माध्यम स्कूलों से, वो खुलकर सामने आए, बताएं क्या आपत्ति। तेलंगाना दौरे पर मौजूद कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने सीएम केसीआर पर जमकर तनकीद की है। साथ ही उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को केसीआर और उनकी फैमिली का एटीएम करार दिया है। तेलंगाना की जनता से 1 लाख करोड़ रुपया यहाँ चोरी किया गया था और यहाँ पे किसी का फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं अपनी आंखों से देखना चाहता था यहाँ हुआ क्या है। यहाँ पे हमारे जो वर्कर्स हैं, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मगर इसको आप थोड़ा बदलो। इसमें आप लिखो कलेश्वरम केसीआर का एटीएम है और केसीआर के परिवार का एटीएम है। और इस एटीएम को चलाने के लिए तेलंगाना के सारे परिवार 31,500 रुपए हर साल 2040 तक देंगे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। इसराइल का फिलिस्तीनियों पर दूसरा सबसे भयानक हमला। जबालिया पनाह गजीन कैंप को अब बनाया निशाना। कम से कम 400 फिलिस्तीनियों के जाँ बहक होने की इत्तला।
गजा में दाखिल होने पर जगह जगह इस्राएली फोर्स को हो रहा है मौत का सामना। हमास जंगजुओं ने 24 घंटों में 15 इस्राएली फौजियों को किया हलाक। ईरान की सुप्रीम लीडर की मुस्लिम मुल्कों से इस्राएल से रिश्ता तोड़ लेने का मुतालबा। जॉर्डन ने इस्राएल से वापस बुलाया सफीर। बोलिविया, चिली और कोलंबिया ने तोड़ा इस्राएल से रिश्ता। शराब घोटाला केस में ईडी के सामने आज पेश नहीं होंगे केजरीवाल। मध्य प्रदेश हुए रवाना, इंतखाबी मुहिम में करेंगे शिरकत। नोटिस वापस लेने का भी किया मुतालबा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर लगाया अपोजिशन लीडरों के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम। कहा, 2024 इलेक्शन से पहले सभी अपोजिशन लीडरों को गिरफ्तार करने का बनाया गया है मंसूबा। और राजस्थान में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। लेडी योगी के नाम से मशहूर साध्वी अनादि सरस्वती कांग्रेस में हुई शामिल। अजमेर नॉर्थ से लड़ सकती हैं इलेक्शन। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।